भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में बीजेपी नेता का नाम आया। एसटीएफ ने वांटेड घोषित किया। जी हां दोस्तों, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर फर्जीवाड़े के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस चर्चित मामले में रसूखदार बीजेपी नेता का नाम सामने आया है। पूरे प्रकरण की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स ने बीजेपी नेता चंद्रमा सिंह यादव को नामजद करते हुए वांटेड घोषित किया है। आपको बता दें कि 2 टॉपर समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता चंद्रमा यादव पर भी शिकंजा कसा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों दलितों पर दबंगई दिखा रहे हैं भाजपा के नेता अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए गरीबों दलितों पर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। श्री यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भ्रष्टाचार का खेल विभागों से लेकर मंत्रियों के दफ्तरों तक से चल रहा है। नौकरियों में भर्ती, टेंडर प्रक्रिया, विभागीय प्रोन्नति के मामलों में रोज ही शिकायतें सामने आ रही हैं। अवैध खनन के मामले बढ़ गए हैं। सरकार के हालात से क्षुब्ध कई भाजपा विधायक सांसद भी अब अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। भाजपा सरकार में जब इसके नेताओं की ही सुनवाई नहीं हो रही है तो जन सामान्य की क्या सुनी जाएगी। आम चर्चा है कि भाजपा सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों की सुनी जा रही है। अफसर मुख्यमंत्री को फाइलों में आज ऑल इज वेल की पट्टी लगाकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झांसी सदर के भाजपा विधायक बेतवा नदी में हो रहे अवैध खनन से क्षुब्ध हैं। सरकार और अधिकारियों पर खनन माफिया से मिली भगत का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री जी आरोप की चर्चा करेंगे। केन नदी में भी अवैध खनन की शिकायतें मिली हैं। सोनभद्र से लेकर लखीमपुर खीरी तक खनन माफिया सक्रिय है। पीड़ित जनता को राहत सामग्री देने का नाम पर मोदी योगी के फोटो वाले पैकेट बांटे जा रहे हैं, जिन्हें स्वयंसेवी संगठन की राहत सामग्री को भाजपा आरएसएस वाले अपना बटाकर बांट रहे। श्री यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की तमाम घोषणाओं और योजनाओं का लाभ जन सामान्य को कहीं नहीं मिल पा रहा है। जो प्रवासी मजदूर प्रदेश में आए हैं उन्हें ना तो रोजगार मिल रहा है और नहीं पर्याप्त आर्थिक मदद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपाल यादव का तंज, बोले लोकतंत्र को आईसीयू और वेंटिलेटर पर जाने से बचाएं। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को ट्वीट करके योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कारागारों से मिलने वाली सुविधाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। निरुद्ध कैदियों के साथ अमानवीय प्रताड़ना की शिकायत भी प्राप्त हो रही है। आपदा की आड़ में जनप्रतिनिधियों और परिजनों को मुलाकात से रोका जा रहा है। विश्वसनीय न्याय प्रणाली हेतु पारदर्शी और निष्पक्ष कारागार व्यवस्था आवश्यक है। कब खत्म होगा जनप्रतिनिधियों का क्वारंटीन। निष्पक्ष व्यवस्था के लिए शिवपाल यादव ने 10 जून को ट्वीट किया था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नेता को इस ट्वीट पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। नाराज शिवपाल आज जनप्रतिनिधियों के अधिकार को लेकर मांग कर बैठे। उन्होंने इसके लिए आज ट्वीट किया और कहा है कि कोविड-19 की आड़ में जनप्रतिनिधियों के अधिकार सीज हैं। आपदा का हवाला देकर मुझे विभिन्न जिला कारागारों में बंद निरुद्ध कैदियों से मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि 14 दिन से अधिक बीत चुके हैं। आखिर जनप्रतिनिधियों का क्वारंटीन कब खत्म होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर प्रशांत किशोर ने पुराने साथी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार में विपक्ष को अपनी आवाज देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कथित रूप से कोविड-19 के प्रकोप के बाद लगभग 3 महीने तक आधिकारिक निवास से बाहर नहीं निकलने का आरोप लगाया। किशोर, जो 2 साल पहले संगठन में शामिल होने के हफ्तों बाद नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जनता दल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत हुए थे, लेकिन इस साल के शुरू में अनुशासनात्मक आधार पर निष्कासित कर दिए गए थे। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सत्तारूढ़ एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में जब स्थिति गंभीर है, ऐसे समय में विधानसभा चुनावों की तैयारी करना सही नहीं है। किशोर ने एक ट्वीट में कहा
3 महीनों से कोरोना के डर से अपने आवास से न निकलने वाले नीतीश कुमार समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, देश में सबसे कम टेस्टिंग, 7 से 9% पॉजिटिव केस दर और 6000 से ज्यादा केस के बावजूद बिहार में कोरोना के बजाय चुनावों की चर्चा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने तथा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें अगस्त 2004 के स्तर पर लाने की मांग की है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को यहां जारी बयान में कहा कि अगस्त 2004 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 रुपए प्रति बैरल था, जो आज इससे भी कम दर पर उपलब्ध है। सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को बेचकर जो लाभ अर्जित कर रही है, उसका फायदा उस देश की जनता को भी देना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि अगस्त 2004 में पेट्रोल के दाम 36.81 रुपए और डीजल 24.16 रुपए प्रति लीटर था, जबकि रसोई गैस का सिलेंडर 261.60 रुपए में मिलता था। लेकिन अब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी क्रमश 75.78 रुपए, 74.3 और 593 रुपए में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल के दौरान पेट्रोल एवं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्रमश 23.78 और 28.37 रुपए बढ़ाई गई है और कोरोना से लड़ रहे गरीबों, प्रवासी श्रमिकों, दुकानदारों, किसानों, छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायी और बेरोजगारों के हित में इसे वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोग भारी आर्थिक मंदी और महामारी की स्थिति में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार हर रोज डीजल और पेट्रोल में दाम बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश 4.52 रुपए और 4.64 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ाए गए हैं, जबकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम दर पर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर गरमाया 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा। तेजस्वी ने सरकार से पूछे 8 सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर हमला तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, 15 वर्षों की नीतीश सरकार से कुछ ज्वलंत सवाल पूछे हैं। आशा है हमेशा की तरह सरकार इन वाजिब सवालों का जवाब नहीं देगी। आरजेडी नेता ने जिन सवालों को नीतीश कुमार सरकार से पूछा है वो इस प्रकार हैं। सरकार बताए कि 15 साल में कितने लोगों को बिहार में नौकरी मिली है। 15 साल में सरकार में जो कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं, उनका जिलावार और जातिवार आंकड़ा क्या है। यानी सरकार बताए कि किस जिले के और किस जाति के लोगों को कितनी नौकरी मिली। बिहार में पिछले 15 सालों में कितने बेरोजगारों ने रोजगार निबंधन कार्यालय में निबंधन कराया है। पिछले 15 सालों में बिहार से कुल कितने लोगों का पलायन हुआ है। पिछले 15 सालों में बिहार में कुल कितने उद्योग और कल कारखाने लगे हैं। नीतीश कुमार के 15 सालों के कार्यकाल में पहले से चालू कितने चीनी, जूट और पेपर मिल के साथ साथ दूसरे कल कारखाने बंद हुए हैं। उनके बंद होने से बिहार को कितना नुकसान हुआ, कितने राजस्व रोजगार की क्षति हुई। पिछले 15 सालों में कितने लाख करोड़ रुपए शिक्षा और चिकित्सा के नाम दूसरे प्रदेश में गया। यानी जो लोग बिहार से बाहर पढ़ने गए थे या इलाज कराने गए, उनका कितना पैसा खर्च हुआ। बिहार के मानव संसाधन का कितना प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेश में कार्यरत है। यानी बिहार के जितने लोग काम कर सकते हैं, उनमें से कितने बिहार में काम कर रहे हैं और कितने लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। दरअसल बिहार में इस समय 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति गरमाई हुई है। जेडीयू और बीजेपी जहां लालू राबड़ी के 15 सालों को लेकर निशाना साधते हुए जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं आरजेडी एनडीए के शासनकाल को लेकर निशाना साध रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के बाद अब प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश, घर से नहीं निकलने पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कोरोना त्रासदी के दौरान बिहार में हो रही चुनावी चर्चा को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए न केवल बिहार में कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे हैं उपायों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के घर से न निकलने पर भी चुटकी ली है। पीके ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कभी नीतीश कुमार के खास समझे जाने वालों में से एक प्रशांत किशोर यानी पीके ने कोरोना संकट को लेकर सीएम को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, देश में सबसे कम टेस्टिंग, 7 से 9% पॉजिटिव केस दर और 6000 से ज्यादा केस के बावजूद बिहार में कोरोना के बजाय चुनावों की चर्चा है। 3 महीनों से कोरोना के डर से अपने आवास से ना निकलने वाले नीतीश कुमार समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। मालूम हो कि बिहार में इसी साल के
अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सारे सियासी दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में बीजेपी ने जहां वर्चुअल रैली से चुनाव प्रचार का एक तरह से आगाज किया है, तो सीएम नीतीश कुमार भी पिछले एक सप्ताह से विभिन्न जिलों के जेडीयू कार्यकर्ताओं से वीसी के माध्यम से लगातार बात कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते सीमाओं पर तनाव है, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि देश एक ओर कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर सीमाओं पर भी तनाव से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी सरकार इन दिनों पूर्णतया असहाय दिख रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार एकाधिकारी फैसले लेती है। अखिलेश यादव ने कहा, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा क्षेत्र में एक महीने से चीनी सेनाओं द्वारा अतिक्रमण भारत की संप्रभुता पर चोट है। चीन विस्तारवादी नीतियों पर चल रहा है, भारत की प्रगति से उसे जलन है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अलावा अक्साई चीन पर भी चीन की निगाह है। इधर चीन ने भारत के प्रति जो आक्रामक रवैया अपनाया है, उसमें एक मुख्य कारण व्यापार भी है। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के विस्तार के बाद चीन से तमाम कंपनियां बाहर जाना चाहती हैं। भारत उनको आकर्षित कर रहा है। चीन के बने माल को लेकर भारत में बहिष्कार आंदोलन भी तेजी पकड़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था का इस सबसे प्रभावित होना तय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी शिक्षक भर्ती में धांधली पर प्रियंका गांधी का सवाल, ये सब किसके कार्यकाल में हुआ? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का अनामिका शुक्ला प्रकरण चर्चा में है। 25 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में एक साथ अध्यापन कर 1 साल तक वेतन उठाकर सरकार को लगभग 1 करोड़ रुपए का चूना लगाए जाने के इस मामले पर अब सियासत भी तेज होती दिख रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अनामिका के नाम 25 फर्जी नियुक्तियां, परिषदीय विद्यालयों की फर्जी नियुक्तियों के बाद अब मैनपुरी में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार की शिक्षा व्यवस्था के तंत्र से भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि कस्तूरबा विद्यालय की नियुक्तियों में घोटाला सामने आने के बाद तो शिक्षा विभाग में अन्य घोटालों की परतें खुलने लगी। अब परिषदीय विद्यालयों में फर्जी नियुक्तियों का मामला भी सामने आया है। नियुक्तियां साल 2018 में हुई, 2 साल तक ये सब चलता रहा। प्रियंका ने सवाल उठाया है कि ये सब भर्तियां किसके कार्यकाल में हुई और अभी तक चलती कैसे रहीं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव के जरिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुई धांधली को लेकर इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों से संवाद किया। प्रियंका ने कहा कि आज सुबह टॉपर और कई अन्य गिरफ्तार हुए हैं। अगर यह परीक्षा साफ सुथरे ढंग से हुई है, पारदर्शिता बरती गई है, तो लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि यूपी में ऐसी तमाम परीक्षाओं में चीटिंग निकलती है, घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार की बात उठती है, इससे बहुत दुख होता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन छात्राओं से बात कर रही थी, वे बता रही थीं कि परीक्षा में बार बार हेरफेर हो रही है। कभी परीक्षा रद्द होती है तो कभी नया नियम आ जाता है। पहले कट ऑफ कुछ होता है, परीक्षा के बाद कुछ हो जाता है। उन्होंने परीक्षा परिणाम में देरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह सोच भी नहीं सकती कि रिजल्ट 1.5 साल बाद आता है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो परिणाम जल्दी आने चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने संघर्ष का आह्वान करते हुए कहा कि अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो यह सिलसिला बन जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की अफवाह, दिल्ली से यूपी बिहार घर वापस लौटने वालों की संख्या बढ़ी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रोज मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जांच कम होने और बेहतर इलाज की सुविधा न होने के अलावा प्राइवेट अस्पताल में महंगे इलाज से भी लोग परेशान हैं। इन सब के बीच दिल्ली में 15 जून से एक बार फिर लॉकडाउन लगने की अफवाह फैल गई है। इस कारण कई लोग यूपी और बिहार घर वापस लौटने लगे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 दिन में एकाएक बढ़े वाहनों की संख्या से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले 3 दिन में यमुना एक्सप्रेसवे से करीब 50,000 से ज्यादा वाहन निकल चुके थे। उनके बीच दिल्ली में लगातार बढ़ते केसों को लेकर पुनः लॉकडाउन होने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं थी। विशेषज्ञों ने पूर्व में जून के आखिर और जुलाई में कोरोना का प्रकोप बढ़ने का अनुमान जताया था। अनलॉक के बाद कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं। इस बीच अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 व 17 जून को प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे। इसको लॉकडाउन से जोड़कर देखा जा
जा रहा है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि 15 जून से दिल्ली का बॉर्डर सील किया जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर इस अफवाह का असर देखा जा सकता है। पिछले 3 दिनों में यहां से 50,000 से ज्यादा वाहन गुजर चुके हैं। इनमें 70% वाहन दिल्ली की तरफ से आने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 पहियों के बगैर देश की गाड़ी नहीं चल सकती, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में सरकार में किसी को कोई जानकारी नहीं है। साथ पार्टी ने गाड़ी के 4 पहियों का उदाहरण देते हुए भी सरकार पर चौतरफा घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि 4 पहियों के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। पहला पहिया संसद है, जहां सरकार कभी भी जवाब नहीं देती। दूसरा पहिया सरकार है, वो भी अपनी मनमर्जी करती है। तीसरा पहिया न्यायपालिका है, जहां सरकार बयान देती है कि सड़क पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है। चौथा पहिया चुनाव आयोग है, वहां का हाल भी ऐसा ही है। जब गाड़ी के चारों पहिए नहीं चल रहे हैं तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी? सिब्बल ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।